वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर ऐसे कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है और एनिमल्स के अंदर जो है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है या कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो उनके फंक्शन को कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है, बट प्लांट के अंदर ऐसा कोई नर्वस सिस्टम या कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है जो उनके फंक्शन को कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेट करे या रेस्पिरेशन में हेल्प करे या ग्रोथ में हेल्प करे या डेवलपमेंट में हेल्प करे या जो है उनमें रिप्रोडक्शन परफॉर्म करे। बट ह्यूमन बीइंग के अंदर और एनिमल्स जो होते हैं उन सबके अंदर ये सब नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है, नर्वस सेल प्रेजेंट होती है। बट प्लांट के अंदर ऐसा कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। प्लांट का पूरा टोटल फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? प्लांट हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और साथ साथ में कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करते हैं। प्लांट हार्मोन्स, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज डन बाय द प्लांट हार्मोन। फंक्शन प्लांट का जितना भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होगा सब कौन परफॉर्म करेगा? प्लांट हार्मोन्स परफॉर्म करेंगे। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। 4 प्रकार के प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। कौन कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ये 4 हार्मोन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट के फंक्शन को कंट्रोल भी करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। प्लांट टोटली इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और जितना भी कुछ फंक्शन प्लांट परफॉर्म करते हैं वो टोटली इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों क्या करता है? प्रमोटर हार्मोन है। इन तीनों को प्रमोटर हार्मोन कहते हैं। अब इन तीनों को प्रमोटर हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों क्या परफॉर्म करते हैं? प्लांट के अंदर जितना कुछ जैसे ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मीन्स फंक्शन को प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं? फंक्शन को प्रमोट करते हैं। और रही बात एब्सिसिक एसिड को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ए भी बोल सकते हैं। एब्सिसिक एसिड को इनहिबिटर हार्मोन बोलते हैं। अब इसे इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना, जो फंक्शन को क्या करते हैं? स्टॉप करते। अब इनहिबिटर हार्मोन जो एब्सिसिक एसिड है, ये प्लांट में कुछ ग्रोथ हो रही है, इसके फंक्शन को स्टॉप कब करेगा? जब एक्सेस ग्रोथ होगी या सेल एक्सेस डिवाइड करेंगी तब उसको क्या कर देगा? इनहिबिट करने की कोशिश करेगा ना, ताकि सेल एक्सेस डिवाइड ना हो या एक्सेस उनकी ग्रोथ ना हो। तो 3 हार्मोन जैसे ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन ये तीनों हार्मोन प्रमोटर का काम करते हैं। रही बात एब्सिसिक एसिड की, ये क्या करता है? इनहिबिटर हार्मोन की तरह ऐड करता है। अब हम इन चारों हार्मोन के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे, इनके फंक्शन को देखेंगे कि किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन इट प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? सेल के इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। इट प्रमोट फ्रूट ग्रोथ और फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इट कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट एंड ग्रेविटी इन प्लांट। किस तरीके से प्लांट रिस्पॉन्स करेंगे जब वो लाइट की तरफ होंगे। जैसे प्लांट होते हैं जहां से भी उन्हें सनलाइट मिलती है उनका फेस उसी साइड क्या होता है? टर्न ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन हो रहा है, प्लांट का क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। और उस अट्रैक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सिन हार्मोन। और प्लांट होते हैं जब वो ग्रेविटी की तरफ मीन्स टुवर्ड द ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें भी क्या कर रहा है? हार्मोन हेल्प कर रहा है। तो जब प्लांट लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब अट्रैक्शन शो करना। और जब प्लांट ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म। जब प्लांट लाइट की तरफ अट्रैक्शन शो करे तो उसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, और प्लांट जब ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे उसे बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। और इनमें अट्रैक्शन में रिस्पॉन्स में कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन हार्मोन। Then next point is auxin speed up growth in stem and slow down growth in root. ऑक्सिन अपोजिट वर्क करता है स्टेम और रूट में। स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करता है जबकि रूट की ग्रोथ को क्या करता है? वो स्लो डाउन कर देता है। अगर रूट ज्यादा तेज ग्रो करेंगे तो वो क्या होंगे? बहुत ज्यादा उनकी रूट लंबी हो जाएगी। तो इसी वजह से वो क्या करता है? रूट की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है और स्टेम की ग्रोथ को फास्ट ऑफ कर देता है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंथेटिक ऑक्सिन। हम क्लास 11 में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन का अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। किसमें किसमें? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में किसका यूज किया जाता है? सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट हार्मोन इज गिबरलिन। इट प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। ये भी क्या करता है? सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में। मींस गिबरलिन हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? एंटागोनिस्ट होते हैं। मींस दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये क्या करता है? ऑक्सिन और गिबरलिन दोनों जो है सेल डिफरेंशिएशन और सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं। इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड एंड बड। डॉर्मेंसी का मतलब होता है जैसे हम 1 साल के लिए 2 साल के लिए सीड को रख देते, कुछ महीने के लिए रख देते, फिर उसकी हम ग्रोथ कराते। तो यही जो गैपिंग पीरियड है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं डॉर्मेंसी। तो ये गिबरलिन हार्मोन डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करेगा तभी तो सीड जर्मिनेशन शो करेंगे। तो गिबरलिन हार्मोन क्या करता है? सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन कर देता है और साथ साथ में बर्ड्स की डॉर्मेंसी को भी ब्रेक डाउन करता है। और क्या करता है? फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्रूट को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। पाइनएप्पल, एप्पल हम देखिए उसमें कितना प्रॉपरली वो शेप होता है, उसका शेप कितना प्रॉपर होता है। तो उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? गिबरलिन हार्मोन। और गिबरलिन हार्मोन किसके साथ वर्क करता है? ऑक्सिन हार्मोन के साथ ये वर्क करता है। The next hormone is cytokinin. It promotes cell division. It helps in breaking the dormancy of seeds and buds. ये क्या करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन में हेल्प करता है और बर्ड और सीड की डॉर्मेंसी को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। इट प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। अब स्टोमाटा की ओपनिंग में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन हेल्प करता है। और क्या करता है? फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। किसमें किसमें हेल्प करता है? प्रमोट करता है सेल डिवीजन में। डॉर्मेंसी ऑफ द सीड और बर्ड्स की डॉर्मेंसी को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। और स्टोमाटा की ओपनिंग में हेल्प करता है, साथ साथ में फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। देन लास्ट हार्मोन, ये तो ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 हार्मोन को प्रमोटर हार्मोन बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज इनहिबिटर हार्मोन। इनहिबिटर हार्मोन कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इट प्रमोट द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। अब यहाँ पे लिखा प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है जैसे हमने 1 महीने 2 महीने या साल 2 साल के लिए रख दिया, अब उसमें तो कोई हार्मोन हेल्प करेगा, वो जो उसकी टाइम लैकिंग पीरियड है, इतने दिन तक हमने उसको गैप करके रखा है, तो इसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज एंड प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और स्टोमाटा की क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। प्लांट के अंदर जितने भी फंक्शन जैसे स्ट्रेसफुल फंक्शन होते हैं उन सब में ये एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। इसी वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं। कौन सा हार्मोन बोल सकते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। क्यों? क्योंकि प्लांट में जितने भी स्ट्रेस फंक्शन होते हैं, जो और भी हार्मोन नहीं परफॉर्म कर पाता है, वो ये एब्सिसिक एसिड परफॉर्म करता है। इसी वजह से एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं और इसे एब्सेशन हार्मोन भी बोलते हैं। एब्सेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लीफ के फॉल ऑफ में भी हेल्प करता है, तो इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं? एब्सेशन हार्मोन भी बोल सकते हैं। तो ये 3 हार्मोन कैसे थे? प्रमोटर हार्मोन। बाकी ये हार्मोन कैसा है? एब्सिसिक एसिड। ये कैसा हार्मोन होता है? इनहिबिटर हार्मोन होता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या होता है? ट्रॉपिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? The next is tropism, a growth movement of a plant part in response to an external stimulus, in which the direction of a stimulus determine the direction of response is called tropism. Tropism का मतलब होता है जब बाहर से कोई स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस का मतलब ऐसे जिसकी प्रेजेंस में हम रिस्पॉन्स हो करते हैं। जैसे कि अगर हमने गर्म चीज को टच कर लिया, तब क्या होता है? हमारा ब्रेन तुरंत मैसेज सेंड करेगा, तुरंत हम अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में भी होता है। बाहर से कोई स्टिमुलस आता है जिसकी वजह से प्लांट अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं या उसकी प्रेजेंस में अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो यही प्लांट स्टिमुलस की प्रेजेंस में अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ट्रॉपिज्म। देखो यहाँ पे भी यही लिखा है, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट का मूवमेंट होना इन द रिस्पॉन्स ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस का डायरेक्शन डिटरमाइन करता है कि प्लांट किस टाइप का मूवमेंट शो कर रहे हैं, किस टाइप का रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ये स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड होता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म कितने प्रकार के होते हैं? जैसे एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। इसमें स्टिमुलस हो गए,
स्टिमुलस की इसी स्टिमुलस की प्रेजेंस में प्लांट क्या करे, अलग अलग प्रकार का ट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, फोटोट्रॉपिज्म। जब प्लांट लाइट की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन या दिस टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। और जब ग्रेविटी की तरफ तो उसे बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म, केमिकल की तरफ उसे बोलेंगे केमोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ उसे बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म, टच की तरफ उसे बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। जैसे छुई मुई का पेड़ होता है, उसे टच करते, जैसे ही हम टच करते हैं वो क्या होता है, मुरझा जाता है, तुरंत उसकी लीफ क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे की बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती हैं। तो वो क्या हो रहा है, टच करने पे वो शो कर रहा है अपना रिस्पॉन्स, उसे क्या बोलेंगे हम, थिग्मोट्रॉपिज्म। हम हो गए स्टिमुलस, प्लांट रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, हमने टच किया, हम स्टिमुलस हो गए, प्लांट ने क्या किया, रिस्पॉन्स शो किया, वो ट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, वो ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो प्लांट जब लाइट की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे तो उसे कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। देखो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, फोटो का मतलब हो गया लाइट, जहां भी फोटोट्रॉपिज्म मींस जो है प्लांट का अट्रैक्शन टुवर्ड द लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटी जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब ग्रेविटी, कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल, तो हो गया केमिकल की तरफ, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, थिग्मो का मतलब होता है टच। जब प्लांट लाइट की तरफ रिस्पॉन्स शो करेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की तरफ जियोट्रॉपिज्म, केमिकल की तरफ केमोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ हाइड्रोट्रॉपिज्म, टच की तरफ थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये अलग अलग स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं इस पूरे इन्वायरमेंट में, और प्लांट उसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में जो हमारे फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं। देयर आर टू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन ह्यूमन, दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं। दीज आर, सबसे पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। प्लांट की तरह ह्यूमन बीइंग में भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ प्लांट में तो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन प्रेजेंट होता है, बट ह्यूमन बीइंग में हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं और नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो उनके फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, उसके बाद हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, The nervous system help all other system of our body to work together। जितनी भी नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, एक साथ मिलके अलग अलग टाइप का फंक्शन क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। The next is it control our muscles brain। नर्वस सिस्टम जो होती है, नर्वस टिश्यू जो होती हैं, वो मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती, थिंकिंग में हेल्प करती, लर्निंग में हेल्प करती, इंटेलिजेंट में हेल्प करती हैं, या हमें जो है हंगर, भूख, प्यास, जो भी हमें कुछ लगता है या हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा नर्वस टिश्यू हेल्प करता है। The next is they receive the information from the surrounding and according to this they respond। और नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, इसको जो है इंफॉर्मेशन मिलता है, ये सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। ये क्या करता है, नर्व्स जो है ब्रेन तक मैसेज ले जाती हैं, मैसेज ले जाने के बाद हमारे ब्रेन में मोटर नर्व्स प्रेजेंट होता है, मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है उसके बाद रिस्पॉन्स करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है सराउंडिंग से और उसके बाद ब्रेन तक पहुंचाती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। The next point is the unit of nervous system is, नर्वस सिस्टम के यूनिट कौन सी होती है, न्यूरॉन, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन एक प्रकार का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, नर्वस सिस्टम का। किसका होता है, नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, सबसे लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी की कौन सी होती है, न्यूरॉन। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन। या हम बोल सकते हैं ये पूरा इलेक्ट्रिक वायर हमारी बॉडी की हर पार्ट में, हैंड में भी, लेग में भी, हर जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल होती है हमारी पूरी बॉडी की। न्यूरॉन हैज 3 कंपोनेंट, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट्स और तीसरा कौन सा होता है, एक्सॉन। जैसे ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ये जो छोटे छोटे फाइबर्स दिखते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ये जो स्मॉल फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, और ये क्या है,
सेल बॉडी है। और ये जो लॉन्ग फाइबर रन करता है इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और लास्ट में ये क्या प्रेजेंट होता है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ से न्यूरॉन से मैसेज आया, फिर इसी नर्व एंडिंग से क्या होता है, मैसेज रिले हो जाता है, मीन्स बाहर निकल जाता है। उसके बाद इसको जहां भी पहुंचना होता है वो वहां पे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसी नर्व एंडिंग से क्या होता है, मैसेज बाहर निकलता है, फिर उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट क्या करते, रिसीव कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स वो करते हैं। तो न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल बॉडी के पास यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी के अंदर 2 पार्ट आते हैं, फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म एंड सेकंड इज न्यूक्लियस। द नेक्स्ट इज डेंड्राइट्स, क्या होता है, शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन। जैसे ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की बॉडी पे जो छोटे छोटे फाइबर्स ओरिजिनेट हुए थे, जो छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं डेंड्राइट्स। स्मॉल या शॉर्टेस्ट फाइबर इज नोन एज डेंड्राइट्स। द नेक्स्ट इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। जो ये पूरी न्यूरॉन की बॉडी होती है, यहां से देखो ये लंबा सा फाइबर रन करते हुए जा रहा है, इसी लॉन्गेस्ट फाइबर को क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और इसकी जो कवरिंग हुई होती है, देखो ऐसी पूरी क्या रहता है, कवर्ड रहता है। ये किससे कवर्ड रहता है, मैलिन सीज से कवर्ड रहता है। किससे कवर्ड रहता है, मैलिन सीज से। तो न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा है, सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा है एक्सॉन। सेल बॉडी के पास क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स शॉर्टेस्ट फाइबर होता है और एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, जो सेल बॉडी पे, न्यूरॉन की सेल बॉडी पे क्या करता है, रन करता है। और लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। जैसे एक्सॉन से मैसेज जाता है और इसी नर्व एंडिंग से मैसेज क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है या रिले हो जाता है। और न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। हम बोल सकते हैं न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल होती है किसकी, हमारी बॉडी की। द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CNS भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PNS भी बोला जाता है। तो नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, CNS एंड PNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम इनवॉलेंट्री भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसके फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेट बाय द ब्रेन, जिसके फंक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल ना करे उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं, मीन्स ऑटोमेटिक हो, अपने आप वो फंक्शन परफॉर्म होता है, उसको हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज इनवॉलेंट्री फंक्शन। इनवॉलेंट्री फंक्शन बोले या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोले, दोनों एक ही चीज है। इनवॉलेंट्री का मतलब हो गया जिसके फंक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। और जिसके फंक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसे क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, कंट्रोल बाय द ब्रेन, जिसको हमारा ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है ब्रेन कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, मींस ये फंक्शन को कंट्रोल ही नहीं करता है। बट वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में क्या होता है, फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। The next is central nervous system. The central nervous system, that is CNS, consists of the brain and the spinal cord. Central nervous system में क्या क्या आता है, ब्रेन आता है और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन जितना भी हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन हो, या देखने का काम हो, सुनने का काम हो, कोई भी बॉडी का फंक्शन हो, सब कौन परफॉर्म करता है, हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। कंट्रोल कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल भी करती हैं और साथ साथ में कमांड भी प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। इट इज द हाईएस्ट, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी।
ये क्या होता है, बॉडी का जितना कुछ भी फंक्शन होता है, जो कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं, सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के इनसाइड प्रेजेंट होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स। किससे प्रोटेक्टेड रहता है, बोनी बॉक्स से प्रोटेक्टेड रहता है। प्रेजेंट किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है और बोनी बॉक्स से प्रोटेक्टेड रहता है। कॉल द क्रेनियम। क्या बोलते हैं उस बोनी बॉक्स को जिससे हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहता है, उसे बोलते हैं क्रेनियम। प्रेजेंट किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्टेड किससे होता है, बोनी बॉक्स से, विच इज नोन एज क्रेनियम। द नेक्स्ट इज ब्रेन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। फोर ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट होता है, इसमें कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम आता है। इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है किसका, हमारे ब्रेन का। It is a site of our faculties such as learning, responding, intelligent, personality and memory। जैसे कि बहुत सारी फैकल्टी प्रोवाइड करता है सेरिब्रम, जैसे कि कुछ हम लर्न करते हैं उसको याद करने में वो मदद करता है, और रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है उसमें हेल्प करता है, इंटेलिजेंस में हेल्प करता है, हमारी पर्सनालिटी को भी मेंटेन करता है, साथ साथ में मेमोरी, किसी भी चीज़ को याद करने में वो मदद करता है। कौन करता है, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम किससे बिलोंग होता है, फोर ब्रेन के अंदर आता है। इट हैज डिफरेंट एरिया। सेरिब्रम के पास और भी बहुत सारी एरिया प्रेजेंट होती है जिसे एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया। और ये जो एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है, जैसे इंफॉर्मेशन को बोले या हम मैसेज बोले, रिसीव करता है, या हम बोल सकते हैं स्टिमुलस को रिसीव करता है। किससे करता है, जैसे कि नोज से, टंग से, स्किन से। जैसे हमने नोज से किसी भी चीज़ की स्मेलिंग की, वो बताता हमने किस चीज़ को स्मेल किया। टंग से टेस्ट बताता कि हमने किस चीज़ को खाया है। और स्किन से क्या करता है, हेल्प करता है, सेंसेशन में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फीलिंग में हेल्प करता है, जिसमें जो एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है सेरिब्रम के पास वो इन सब चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। और सेरिब्रम को जो है मेन पार्ट बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं सेरिब्रम क्या होता है, ब्रेन का स्टेम होता है। क्या होता है, ब्रेन का स्टेम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम इज द ब्रेन स्टेम। और सेरिब्रम किससे बिलोंग करता है, फोर ब्रेन से बिलोंग करता है। क्या करता है, लर्निंग में हेल्प करता है, रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, इंटेलिजेंट में हेल्प करता है, पर्सनालिटी में हेल्प करता है, और मेमोरी में भी हेल्प, साथ साथ में और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। The next is mid brain. It control reflex movement of the head. Mid brain क्या करता है, जैसे कि हेड के मूवमेंट में हेल्प करता है, नेक के मूवमेंट में हेल्प करता है, और ट्रंक के मूवमेंट में हेल्प करता है। और विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई को भी ये क्या करता है, रिसीव करता है। विजुअल का मतलब देखना, जैसे हमने किसी चीज को देखा तो हमारा मिड ब्रेन ही बताता है, मैसेज लेके जाता है हमारे ब्रेन तक, तो मिड हमारा ब्रेन ही बताएगा कि हमने देखा किस चीज को। ऑडिटरी मतलब होता है किसी चीज को सुनना, जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो यही बताता है कि हमने किस चीज को सुना है। इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई। आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और मसल चेंज इन द प्यूपिल। प्यूपिल का जो आई में प्यूपिल प्रेजेंट होता है उसके साइज में जो चेंजेस होता है उसमें भी इसको कंट्रोल करता है। और आई को प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है। कौन, हमारा मिड ब्रेन। देन नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, मिड ब्रेन में कोई भी पार्ट नहीं प्रेजेंट होता है। फोर ब्रेन के पास सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, और हिंड ब्रेन में आता है पोन्स, सेरिब्लम और मेडुला आता है। पोन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। पोन्स रीजन में ही रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, रेस्पिरेशन की रेट को रेगुलेट करता है। और सेरिब्लम क्या करता है, ये मेंटेन करता है, बॉडी को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करता है, बैलेंस में हेल्प करता है। और मेडुला क्या करता है, इट कंट्रोल द वेरियस, हमारी बॉडी के जितनी भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं। इनवॉलेंट्री फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन हम कंट्रोल ना कर सके, हमारी वो कंट्रोल में ना हो, जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा, ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है।
तो ये हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो वो सब क्या होता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं। तो बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उसको कौन परफॉर्म करता है, मेडुला परफॉर्म करता है। कौन, मेडुला परफॉर्म करता है एनिमल्स में। और किस तरीके से न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। आने वाले लेक्चर में हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वो किस टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और उस हार्मोन की डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होती हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।